और आयशा इस सारे अरसे में एक केचुए की मानित रही थी। जो हो रहा था वही होना चाहिए था, मगर जो भी हो रहा था वो खुद नहीं करना चाहती थी। वो तब भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो सही है या गलत। अल्लाह के नजदीक उसका ये अमल गुनाह था या नहीं। और अगर वो गुनाह था तो वो चाहती थी ये गुनाह कोई और अपने सर ले ले, लेकिन उसे एहसन साद से निजात दिला दे। जिस दिन उसकी तलाक फाइनल हुई थी उस दिन उसने हिजाब उतार दिया था, क्योंकि उसे यकीन था अब वो कितनी भी नेकियां कर ले वो अल्लाह की नज़रों में गुनाहगार ही रहेगी। एहसन साद ने एक लड़की की जिंदगी तबाह नहीं की थी, उसने उसे उस दीन से भी बरगश्ता कर दिया था जिसकी पैरोकार होने पर आयशा आबदीन को फख्र था। तुम्हारे यार को बताया हूं तुम्हारे सारे करतूत, एहसन साद ने फोन पर धाड़ते हुए उससे कहा था। तुम क्या प्लान कर रही हो कि मेरे बेटे को मारकर तुम अपना घर बसाओगी, रंग रलियां मनाओगी? मैं सिर्फ तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, उस यार को भी भेजूंगा जिसने मेरे बेटे का ऑपरेशन करके जानबूझकर उसे मारा, और उसने खुद अपने मुंह से मुझे बताया है। वो बकता झकता बोलता ही चला गया और वो सुनती रही। आयशा जिब्रील की आवाज ने एक बार फिर उसे चौंकाया। उसके हाथों में मौजूद कॉफी के मग से अब भाप उठना बंद हो चुकी थी, काफी ठंडी हो चुकी थी। आयशा ने सर उठाकर जिब्रील को देखा। वो अब उसे बता रहा था कि उस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था, और उसे यकीन नहीं था, सिर्फ उसका अंदाजा था कि डॉक्टर वीजल से इस ऑपरेशन में कुछ गलतियां हुई थीं, और कसूरवार ना होने के बावजूद अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा था। ये उसकी बेवकूफ़ी ही थी कि वो ये इंकशाफ एहसन साद के सामने कर बैठा था। आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, एहसन साद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बात के इख्तिताम पर आयशा की जुबान से निकलने वाले जुमले ने जिब्रील को हैरान कर दिया था। वो इसी तरह पुरसकून थी। वो अगर किसी शदीद जज्बाती रद्द अमल की तवक्को कर रहा था तो ऐसा नहीं हुआ था। किसी गुस्से का इजहार, कोई मुलामती लफ्ज, कुछ भी नहीं। वो जवाबन उसे तसल्ली दे रही थी कि उसे कुछ नहीं होगा। मैंने एहसन को बता दिया है कि मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मानते हुए कोर्ट में असफंद के कत्ल का एतराफ़ कर लूंगी। उसके अगले जुमले ने जिब्रील का दिमाग जैसे भग से उड़ा दिया था। तुमसे कोई मिलने आया है। जेल के एक संतरी ने राहदारी जितनी लंबी बैरक की एक दीवार के साथ चादर जमीन पर डालकर सोए उस बूढ़े आदमी को बड़ी रौनक के आलम में अपने जूते की ठोकर से जगाया था। वो हड़बड़ाया नहीं, वैसे ही पड़ा रहा, और लेटे लेटे उसने आंखें खोलकर सर पर खड़े उस संतरी को देखा। उसे यकीन था उसे कोई गलतफहमी हुई थी। उससे मिलने कौन आ सकता था? पिछले 12 सालों से तो कोई नहीं आया था, फिर अब कौन आएगा? अरे उठ, मरा पड़ा है। सुना नहीं एक बार के कोई मिलने आया है। संतरी ने इस बार कुछ ज्यादा ताकत से उसे ठोकर मारी थी। वो उठकर बैठ गया। कौन आया है? उसने संतरी से पूछा। वही मीडिया वाले कुत्ते, संतरी ने गाली दी। सजाए मौत के कैदियों से इंटरव्यू करना है उन्हें। उसने एक बार फिर लेटने की कोशिश की, लेकिन संतरी के हाथ में पकड़े डंडे की हरकत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ चल पड़े। वो इन मीडिया वालों से बेजार था, और एनजीओस वालों से भी, जो वक्तन फवक्तन वहां सर्वे करने के लिए आते थे, उनके हालात जिंदगी जानने, उनके जुर्म की वजूहात कुरेदने।
जेल के हालात के बारे में मालूमात हासिल करने। वो जैसे सर्कस के जानवर थे जिन्हें उनके सामने पेश होकर बताना पड़ता कि उन्होंने जो किया क्यों किया। क्या अब उन्हें पछतावा था? और क्या उन्हें अपने घर वाले याद आते थे? बेजारी के साथ लड़खड़ाते कदमों से वो उस संतरी के पीछे चलता गया जो उसे बैरक से निकालकर मुलाकातियों वाली जगह की बजाय जेलर के कमरे में ले आया था। और वहां गुलाम फरीद के अंदर दाखिल होते ही उनके और जेलर के दरमियान कुछ बातचीत हुई और फिर जेलर उस संतरी के हमरा वहां से चला गया। गुलाम फरीद एक औरत ने इशारे से सामने पड़ी एक कुर्सी पर उसे बैठने के लिए कहा। गुलाम फरीद कुछ नर्वस हुआ था, लेकिन फिर वो झिझकता, सुकड़ता, सिमटता उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। एक गोरे ने उसके बैठते ही हाथ में पकड़े एक फोन से उसकी कुछ तस्वीरें ली थीं। जिस औरत ने उससे गुफ्तगू का आगाज किया था वो अब पंजाबी में उससे पूछ रही थी कि किस जुर्म में कब वहां आया था। गुलाम फरीद ने रटे रटाए तोते की तरह उसके इन 10-12 सवालात का जवाब दिया था। फिर वो इंतज़ार में बैठ गया था कि वो अब इन बुनियादी सवालात के बाद एक बार फिर से उसके जुर्म को कुरेदना शुरू करेंगे। फिर जेल में उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और फिर मगर उसकी तवक्को गलत साबित हुई थी। उन्होंने उसकी ज़ुबानी उसका नाम, वल्दियत, रिहाइश, जुर्म की नवैयत और जेल में आने के साल के बाद उससे पूछा था। जेल से बाहर आना चाहते हो गुलाम फरीद? वो गोरा था मगर उससे शुस्ता उर्दू में बात कर रहा था। गुलाम फरीद को लगा उसे सुनने में कुछ धोखा हुआ है। जेल से बाहर आना चाहते हो? उस आदमी ने जैसे उसके चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। जेल से बाहर? गुलाम फरीद ने सोचा एक लम्हे के लिए, क्या वो जेल से बाहर आना चाहता था? फिर उसने नफी में सर हिलाया जो उस आदमी के लिए जैसे गैर मुतवक्को था। क्यों? उसने बेसाख्ता पूछा था। बाहर आकर क्या करूंगा? गुलाम फरीद ने जवाबन कहा था। ना कोई घर है, ना खानदान, और इस उम्र में मेहनत मजदूरी नहीं होती। जेल ठीक है, यहां सब मिलता है, गुलाम फरीद ने कहा था। उसने सोचा था अब सर्वे के सवाल बदल गए थे। अगर तुम्हें ढेर सारा पैसा, एक शानदार सा घर और एक बीवी भी मिल जाए तब भी बाहर आना नहीं चाहते? जिंदगी नए सिरे से शुरू करना नहीं चाहते? इस बार दूसरी औरत ने उससे कहा था। बहुत सारा पैसा? गुलाम फरीद ने सोचा। बहुत सारे पैसे की ख्वाहिश ने ही तो मसला पैदा किया था उसके लिए। उसे पता नहीं क्या क्या याद आया था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब वो सोचता था तो उसे सब याद आ जाता था। अपनी कड़वी जुबान वाली बीवी जिसके इश्क में वो गिरफ्तार था और जो कभी शहद जैसी मीठी थी, और वो बच्चे 1-2 साल के वक्फे से बारी बारी पैदा होने वाले 9 बच्चे, जिनमें से चंद बड़ों के अलावा उसे अब किसी का नाम और शक्ल याद नहीं थी। वो मौलवी जो उसका दुश्मन था और वो सूद जो ख़त्म ही नहीं होता था, उसे आज भी वो रकम याद थी जो उसने सूद पर ली थी, और वो रकम भी जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन वो अपना ज़हनी तवाज़न ही खो बैठा था। सालार सिकंदर याद है तुम्हें? उसको खामोश देखकर उस गोरे ने गुलाम फरीद से पूछा था। गुलाम फरीद की आंखों में एक अजीब सी वहशत आई थी। झुर्रियों से भरे चेहरे, बड़े हुए बालों और बेतरतीब दाढ़ी के साथ फटे पुराने मलगजे कपड़ों में वहां नंगे पांव बैठे भी उसे सालार सिकंदर याद था, और उसका बाप, और वो नफरत भी जो उसके दिल में उनके लिए थी, और बहुत से उन दूसरे लोगों के लिए भी जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। गुलाम फरीद ने जमीन पर थूका था। कमरे में बैठे चारों अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी।
मेरे बचपन में मेरी ज़िंदगी में जितना बड़ा रोल आप लोगों की फैमिली का था, पिछले 5 सालों में इतना ही बड़ा रोल उस शख्स का है। अब्दुल्ला ने इनाया को बताया था। चंद हफ्तों बाद होने वाली अपनी मंगनी से पहले ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। इनाया एक सेमिनार में शिरकत के लिए कैलिफोर्निया आई थी और अब्दुल्ला ने उसे डिनर पर बुलाया था। वो उसे डॉक्टर एहसन साद से मिलवाना चाहता था, जो उसी के अस्पताल में काम करते थे, और वो हमेशा से उनसे मुतासिर था। इनाया ने कई बार उससे पिछले सालों में उस शख्स के हवाले से सुना था, जिससे अब वो थोड़ी देर में मिलने वाली थी। मुसलमान होना आसान था मेरे लिए। जिब्रील के बाद ये दूसरा शख्स है जिसे मैं रोल मॉडल समझता हूँ कि वो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब्दुल्ला बड़े पुरजोश अंदाज में इनाया को बता रहा था और वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। अब्दुल्ला जज्बाती नहीं था, बेहद सोच समझकर बोलने वालों में से था और किसी की बेजा तारीफ करने वालों में से भी नहीं था। कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हो गए हो तुम उनसे, इनाया कहे बगैर नहीं रह सकी थी। वो हंस पड़ा। तुम जेलस तो नहीं हो रही? उसने इनाया को छेड़ा। हुई तो नहीं, लेकिन हो जाऊंगी, उसने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन है तुम उनसे मिलोगी तो तुम भी मेरी ही तरह मुतासिर हो जाओगी उनसे। अब्दुल्ला ने कहा, मैं अपने निकाह में एक गवाह उन्हें बनाऊंगा। इनाया इस बार कह कहा मार कर हंसी थी। अब्दुल्ला, तुम इस कदर इंस्पायर्ड हो उनसे? मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो था, लेकिन इस हद तक नहीं। मुझे अब और इश्तियाक हो रहा है उनसे मिलने का। इनाया ने उससे कहा, यकीनन अच्छे शौहर भी होंगे। अगर तुम निकाह में भी उन्हें गवाह बनाना चाहती हो तो। अब्दुल्ला को मज़ीद तजस्सुस हुआ था। बस इस एक मामले में खुशकिस्मत नहीं रहे वो। अब्दुल्ला यकदम संजीदा हो गया। अच्छी बीवी एक नेमत होती है और बुरी एक आजमाइश, और उन्हें 2 बार इस आजमाइश से गुजरना पड़ा। उनकी नरमी और अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उनकी बीवियों ने, अब्दुल्ला कह रहा था। ओह दैट्स सैड। ओह, ये अफसोसनाक है। इनाया ने गुरेदे बगैर अफसोस का इजहार किया। तुम्हें पता है, तुमसे शादी के लिए भी मैंने उनसे बहुत दुआ करवाई थी, और देख लो उनकी दुआ में कितना असर है, वरना तुम्हारे पेरेंट्स आसानी से मानने वाले तो नहीं थे। अब्दुल्ला अब बड़े फखरिया अंदाज में कह रहा था। मेरे पेरेंट्स किसी की दुआओं की बजाय तुम्हारे किरदार और इखलास से मुतासिर हुए हैं अब्दुल्ला। इनाया ने उसे जताया। उसे अपनी बेयकीनी का वो आलम अभी भी याद था जब चंद महीने पहले अब्दुल्ला से पाकिस्तान में मिलने के बाद इमामा ने उसे फ़ोन किया था और उसे बताया था कि उन्होंने उसका रिश्ता अमेरिका में मुकीम एक हार्ट सर्जन के साथ तय कर दिया है। वो कुछ देर के लिए भौंचा कर रह गई थी। इससे पहले जो भी प्रपोजल्स उसके लिए ज़ेरे गौर आते थे, इनाया से मशवरा किया जाता था और फिर उसे मिलवाया जाता था। ये पहला प्रपोजल था जिसके बारे में उसे उस वक्त इत्तला दी जा रही थी जब रिश्ता तय कर दिया गया था। अजीब सदमे की हालत में उसने इमामा से कहा था, मगर मम्मी, आपको मुझे पहले मिलवाना चाहिए था उससे। उसके बारे में मुझसे कुछ पूछा तक नहीं आपने। तुम्हारे बाबा ने बात तय की है, इमामा ने जवाबन कहा। इनाया खामोश हो गई। अजीब धचका लगा था उसे। तुम नहीं करना चाहती? इमामा ने उससे पूछा। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पहले भी आप लोगों ही को करना था तो ठीक है। इनाया ने कुछ बुझे दिल के साथ कहा था। उसे अब्दुल्ला याद आया था और बिल्कुल उसी लम्हे इमामा ने उससे कहा। अब्दुल्ला नाम है उसका। नाम सुनकर भी लहजा भर के लिए भी उसे ख्याल नहीं आया था कि वो एरिक अब्दुल्ला की बात कर रही थी। इमामा इस कदर कट्टर मुखालिफ थी एरिक अब्दुल्ला से शादी की कि इनाया सोच भी नहीं सकती थी।
कि वो जिस अब्दुल्ला का इतने दोस्ताना अंदाज में जिक्र कर रही थी वो वही था। ओके, इनाया ने बमुश्किल कहा। तुमसे मिलना भी चाहता है। वो न्यूयॉर्क आया हुआ है। मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दिया था, इमामा कह रही थी। इनाया ने बेसाख्ता कहा, मम्मी प्लीज अब इस तरह मेरे सर पर मत थोपें उसे कि आज मुझे रिश्ता तय होने की खबर दे रही हैं और आज ही मुझे उससे मिलने का भी कह रही हैं। वैसे भी अब रिश्ता तय हो गया है, मिलने ना मिलने से क्या फायदा होगा। उसने जैसे अपने अंदर का गुस्सा निकाला था। उसकी फैमिली भी शायद साथ हो। उसकी मम्मी से बात हुई है मेरी। अगली ट्रिप पर मैं भी मिलूंगी उसकी फैमिली से। मंगनी का फॉर्मल फंक्शन तो चंद महीनों बाद होगा। इमामा ने इसी तरह बात जारी रखी थी जैसे उसने इनाया की खफगी को महसूस ही नहीं किया था। इनाया सदमा की कैफियत में अगले 1 घंटे तक वहीं बैठी रही थी और 1 घंटे के बाद उसके दरवाजे पर बेल बजने पर उसने जिस शख्स को देखा था उसे लगा था सर्दियों के मौसम में हर तरफ बहार आ गई है। गुलाब का एक और आधा फूल टहनी समेत उसे पकड़ाते हुए दरवाजे पर ही उसने इनाया से फावड़ा मांगा था ताकि उसके दरवाजे के बाहर पड़ी बर्फ हटा सके। वो कई सालों बाद मिल रहे थे और इनाया को वही एरिक याद आया था जो अक्सर उनके घर में लगे फूल तोड़ तोड़ कर उसको और इमामा को लाकर दिया करता था और जिसका पसंदीदा मशगला सर्दियों में अपने और उनके घर के बाहर से बर्फ हटाना था। वो यहां है। अब्दुल्ला की आवाज उसे ख्यालों से बाहर ले आई थी। वो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर नमूदार होने वाले किसी शख्स को देखते हुए खड़ा हुआ था। इनाया ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो एहसन साद से उसकी पहली मुलाकात थी। उसे अंदाजा नहीं था उससे होने वाला ये सामना उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भौंचाल लेकर आने वाला था। सिकंदर उस्मान उन सब की जिंदगी से बेहद खामोशी से चले गए थे। वो हुमैन की वहां आमद के दूसरे दिन नींद से नहीं जागे थे। उस वक्त उस घर में सिर्फ इमामा और हुमैन ही थे। तैयबा अमेरिका में थीं। उस रात हुमैन सिकंदर उस्मान के पास बहुत देर तक बैठा रहा था, हमेशा की तरह। वो जब भी यहां आता था इमामा और उनके लिए ही आता था। सिकंदर उस्मान से वो सालार के दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा उनसियत रखता था और ऐसा ही उन्स सिकंदर उस्मान भी उससे रखते थे। अल्जाइमर की इस इंतहाई स्टेज पर भी हुमैन के सामने आने पर उनकी आंखें चमकती थीं या कम अज कम दूसरों को लगती थीं। कुछ भी बोल ना सकने के बावजूद उसे देखते रहते थे और वो दादा का हाथ पकड़े उनके पास बैठा रहता था। उनसे खुद ही बातचीत की कोशिश करता रहता, खुद सवाल करता, खुद जवाब देता जैसे बचपन में करता था और वैसी ही बातें जो बचपन में हुई थीं। और तब सिकंदर उस्मान उनके जवाब दिया करते थे। दादा बताएं शुतुरमुर्ग की कितनी टांगे होती हैं? वो उनके साथ वॉक करते करते यकदम उनसे पूछता। सिकंदर उस्मान उलझते, शुतुरमुर्ग की तस्वीर जहन में लाने की कोशिश करते, फिर हार मानते। मुर्ग की 2 होंगी तो शुतुरमुर्ग की भी 2 होंगी दादा। ये तो सोचे बगैर बता देने वाला जवाब था। सिकंदर उस्मान उसकी बात पर सर हिलाने लगते। सिकंदर उस्मान की याददाश्त के दिए हुमैन सिकंदर ने अपने सामने एक एक करके बुझते देखे थे और एक बच्चे के तौर पर अल्जाइमर को ना समझने के बावजूद उसने अपने दादा के साथ मिलकर इन दियों की रोशनी को बचाने की बेपनाह कोशिश की थी। वो किसी भी चीज का नाम भूल जाने पर उन्हें तसल्ली दे दिया करता था कि ये नॉर्मल बात थी और भूलना तो अच्छा होता है, इसीलिए वो भी बहुत सारी चीजें भूलता है। वो बच्चे की लॉजिक थी और बड़े के सामने लंगड़ी थी, मगर सिकंदर उस्मान को इस उम्र में
इस बीमारी से लड़ते हुए वैसी ही लॉजिक चाहिए थी जो उन्हें ये यकीन दिला देती कि वो ठीक थे, सब कुछ नॉर्मल था। हुमैन उनकी बीमारी के बढ़ते जाने पर आहिस्ता आहिस्ता करके उनके कमरे की हर चीज पर उस चीज का नाम कागज की चिटों पर लिखकर चस्पा कर दिया करता था, ताकि दादा कुछ ना भूलें। वो जिस चीज को देखें उसका नाम याद करने के लिए उन्हें तरद्दुद ना करना पड़े। वो चिटें सैकड़ों की तादाद में थीं और इस कमरे में आने वाले शख्स को एक बार सिकंदर उस्मान के साथ इस बीमारी से लड़ने वाले उस दूसरे शख्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती। और हुमैन ने इस बीमारी के सामने पहली हार उस दिन मानी थी जिस दिन सिकंदर उस्मान उसका नाम भूल गए थे। वो बेयकीनी से उनका चेहरा देखता रहा था। वो आखिर उसका नाम कैसे भूल गए थे? उस वजूद का जो 24 में से 12 घंटे उनके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। उसके सामने खड़े सिकंदर उस्मान उसका नाम याद करते, अटकते, उलझते, हकलाते, गिड़गिड़ाते रहे और हुमैन उनकी जद्दोजहद और बेबसी देखता रहा। फिर वो बड़ी खामोशी से सेंटर टेबल के पास घुटने टेक कर बैठा। वहां पड़ी एक स्टिक ऑन चिट उसने उठाई, उस पर अपना नाम लिखा और अपने माथे पर उसे चस्पा करते हुए वो सिकंदर उस्मान के सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो फूट फूट कर रोना चाहता था और शायद जिंदगी में पहली बार, लेकिन वो नहीं रोया था। उसने जैसे सिकंदर उस्मान के सामने इस बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात अल्जाइमर से जंग करते उस शख्स के लिए मजाक नहीं थी। वो उसके नाम की स्पेलिंग करते हुए हंस पड़े थे और फिर हंसते हंसते वो वहीं खड़े खड़े अपनी मुट्ठियां भेजते रोने लगे थे। और उनसे कद और उम्र में छोटे हुमैन ने अपनी उम्र से बड़े उस बूढ़े शख्स को थपकते हुए तसल्ली दी थी, जो अपनी नाअहली और मजबूरी पर नादिम था और जो अपने चहीते तरीन रिश्ते का नाम याद रखने से भी कासिर था। उनकी बीमारी ने हुमैन सिकंदर को वक्त से पहले मैच्योर कर दिया था। जिब्रील ने सालार सिकंदर की बीमारी को झेला था, हुमैन ने सिकंदर उस्मान की। वो उसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए उसे अपनी चीजें देना शुरू हो गए थे। दादा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हुमैन जैसे समझ जाता था कि वो बार्टर डील किस शय के लिए थी। मेरे पास दुनिया में जितना वक्त है आपके लिए है। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर यू। वो जैसे उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता, वो फिर भी उसे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते। हुमैन उनके बहुत सारे राजों से वाकिफ था, उन बहुत सारी जगहों से भी जहां वो अपनी कीमती चीजें छुपाते थे। उस पर उनके एतबार का ये आलम था कि वो हर चीज छुपाते हुए सिर्फ हुमैन सिकंदर को बताते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह खदशा था कि वो कहीं उस जगह को भी भूल ना जाए जहां वो सब कुछ छुपा रहे थे। और ऐसा ही होता था। उनके भूलने पर हुमैन उन्हें वो चीज निकाल कर देता था। वो कमरा जैसे उन दोनों दादा और पोते के लिए छुपन छुपाई वाली जगह बन गया था। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, सिकंदर उस्मान उससे अक्सर कहा करते थे, अपने बाबा से भी बड़े आदमी। वो उनकी बात गौर व फिक्र के बगैर सुनता, लेकिन बीच में उन्हें टोक कर पूछता, खाली बड़ा आदमी बनूंगा या रिच? बाबा तो रिच नहीं है। उसे जैसे फिक्र लाहक हुई। सिकंदर उस्मान हंस पड़े। बहुत अमीर हो जाओगे, बहुत ज्यादा। फिर ठीक है, उसे जैसे इत्मीनान होता। लेकिन आपको कैसे पता? उसे यकदम ख्याल आया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। सिकंदर उस्मान बुढ़ापे की इस लाठी को देखते जो उनके सबसे अजीज बेटे का उनके लिए तोहफा था। ओके। हुमैन के जहन में मजीद सवालात आए थे,
लेकिन वो दादा से अब बहस नहीं करता था। मैं तुम पर दुनिया में सबसे ज्यादा एतमाद करता हूं, वो अक्सर उससे कहा करते थे, और वो बड़ी संजीदगी से उनसे कहता, और आप वाहिद इंसान हैं जो ये काम करते हैं। और उस्मान जवाबन किसी बच्चे की तरह हंसने लगते थे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये रिंग तुम इमामा को दे देना। एतमाद के ऐसे ही एक लम्हे में उन्होंने हुमैन को वो अंगूठी दिखाई थी जिसे वो कई साल अपनी मां की उंगली में देखता रहा था। ये तो मम्मी की रिंग है, हुमैन जैसे चिल्लाया था। हाँ, तुम्हारी मम्मी की है। सालार ने शादी पर गिफ्ट की थी उसे। फिर वो इसे बेचकर सालार के सारे प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तो मैंने उससे लेकर उसे वो रकम दे दी। मैं उसे वापस कर दूंगा तो वो नहीं लेगी, और मैं नहीं चाहता वो और सालार इसे बेचकर मेरा कर्ज वापस देने की कोशिश करें। सिकंदर उस्मान बताते गए थे। उन्होंने उसे एक थैली में डालकर अपनी वार्डरोब के एक चोर खाने में हुमैन के सामने रखा था। वो चोर खाना हुमैन ने भी पहली बार ही देखा था। आप इसे लॉकर में क्यों नहीं रखवा देते? उसने सिकंदर उस्मान को मशवरा दिया था। वो मुस्कुरा दिए थे। मेरे मरने के बाद लॉकर से जो कुछ भी निकलेगा वो सारी औलाद की मुश्तरका मलकियत होगा। कोई ये इमामा को नहीं देगा, सिकंदर ने कहा। लेकिन आप विल में लिख सकते हैं। सिकंदर उसकी बात पर हंस पड़े थे। मेरी औलाद बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जिंदगी में उनसे बहुत सारी बातें नहीं मनवा सकता, तो मरने के बाद कैसे मनवा सकूंगा? जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें समझ आ जाएगी मेरी बातों की। उन्होंने जैसे बड़े प्यार के साथ उससे कहा था। सिकंदर उस्मान की मौत के एक हफ्ते के बाद उस घर में उनकी औलाद तरके की तकसीम के लिए इकट्ठी हुई थी, और हुमैन सिकंदर की समझ में वो बात आ गई थी। उन्होंने अपने पास सिर्फ चंद चीजें रखी थी जिनमें वो घर भी था, लेकिन इन चीजों की मलकियत पर भी सब में कुछ इख्तलाफ हो गए थे, और ये इख्तलाफ बढ़ जाते अगर सालार सिकंदर और उसका खानदान सिकंदर उस्मान के रह जाने वाले असासों पर अपने हिस्से के हवाले से क्लेम करता। वो उनके खानदान का मुश्तरका फैसला था। सिकंदर उस्मान के बचने वाले असासों में से सालार सिकंदर और उसके खानदान ने कुछ नहीं लिया था। अलबत्ता सिकंदर उस्मान का वो घर हुमैन सिकंदर ने खरीदने की ऑफर की थी, क्योंकि तैयबा पहले भी ज्यादातर अपने बेटों के पास बैरून मुल्क रहती थीं, और अब मुस्तकिल तौर पर उनके पास रहना चाहती थीं। और उनके वहां से शिफ्ट हो जाने के फैसले के बाद इस घर को फरोख्त करने का फैसला किया गया था, और इस फैसले के दौरान किसी ने इमामा के बारे में नहीं सोचा था। सालार सिकंदर और उसके अपने बच्चों के अलावा, जिन्हें ये एहसास हो रहा था कि सिकंदर उस्मान के चले जाने के बाद इस घर के रहने से एक शख्स एक बार फिर दरबदर होने वाला था। हुमैन ने उस घर को सिर्फ इमामा के लिए खरीदा था, और उन यादों के लिए जो उन सब की उस घर से वाबस्ता थीं, और उसने जिस कीमत पर उसे खरीदा था वो मार्केट से दुगनी थी। मम्मी, मुझे आपको एक अमानत देनी है। हुमैन रात को सालार और इमामा के कमरे में आया था। वो सुबह वापस जा रहा था। बारी बारी सभी वापस जा रहे थे। सालार और वो दोनों कुछ देर पहले ही कमरे में आए थे जब वो दस्तक देकर उनके कमरे में आया था। अमानत? वो कुछ हैरान हुई थी। हुमैन ने एक थैली उसके हाथ पर रखी और उसके करीब सोफे पर बैठ गया। ये क्या है? उसने कुछ हैरान होते हुए पहले हुमैन फिर सालार को देखा, जो फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ था। आप खुद देख लें, हुमैन ने उसे कहा। इमामा ने थैली में हाथ डालकर अंदर मौजूद चीज निकाली और साकित रह गई। फोन पर बात करता सालार भी इसी तरह ठटका था। ये कैसे मुमकिन था
कि वो दोनों इस अंगूठी को सेकंड्स में ना पहचान जाते, जो उनकी जिंदगी की बेहतरीन और कीमती तरीन यादों में से एक थी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? इमामा ने लरजती हुई आवाज में पूछा था। सालार ने फोन मनकता कर दिया था। दादा ने बचपन में मेरे सामने वार्डरोब में एक दराज में रखते हुए मुझसे कहा था कि अगर वो उसे भूल जाएं तो उनके मरने के बाद मैं इसे वहां से निकाल कर आपको दे दूं। हुमैन कह रहा था वो आपको ये वापस दे देना चाहते थे, लेकिन उन्हें खदशा था कि आप इसे नहीं लेंगी और ऐसा ना हो आप और बाबा उनका कर्ज अदा करने के लिए इसे बेच दें। आंसू सैलाब की तरह इमामा की आंखों से निकलकर उसके चेहरे को भिगोते चले गए। सिकंदर उस्मान हमेशा उसका बहुत शुक्रिया अदा करते रहते थे, लेकिन इस तशक्कुर को उन्होंने जिस तरह अपने जाने के बाद उसे पहुंचाया था, उसने इमामा को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो एक शफीक सुसर थे। तुमने पहले कभी भी इस रिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। सालार ने अपने सामने बैठे अपने उस बेटे को देखा जो आज भी वैसा ही अजीब और गहरा था जैसा बचपन में था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी किसी को इस अंगूठी के बारे में नहीं बताऊंगा। ये एक अमानत थी, मैं खयानत नहीं कर सकता था। उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बाप से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। हमवार कदमों से चलता हुआ वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो दोनों तब तक उसे देखते रहे जब तक वो गायब नहीं हो गया। मैं ये अंगूठी हुमैन की बीवी को दूंगी। इस पर अगर किसी का हक है तो वो हुमैन का है। उसके जाने के बाद इमामा ने मध्यम आवाज में सालार से कहा था। वो अंगूठी अभी भी उसकी हथेली पर थी, जिसे वो बहते आंसुओं के साथ देख रही थी। कई सालों के बाद कई साल पहले की सारी यादें एक बार फिर जिंदा हो गई थी। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। उसने इमामा के हाथ से वो अंगूठी ली और बड़ी नरमी से उसकी उंगली में पहना दी। उसकी मखरूती उंगली में आज भी बेहद आसानी से पूरी आ गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं इमामा। उसने इमामा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहना शुरू किया। तुमने पापा की जितनी खिदमत की है मैं नहीं कर सकता था, ना ही मैंने की है। सालार, इमामा ने उसे टोका था। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे अगर जिंदगी में दोबारा शरीके हयात का इंतखाब करने का मौका मिले तो मैं आंखें बंद करके तुम्हें चुनूंगा। वो नम आंखों के साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपना हाथ छुड़ाते हुए उसने हाथ की पुश्त पर सजी उस अंगूठी को दोबारा देखा। 16 साल की जुदाई थी जो उसने इस घर में सालार से अलग रहकर झेली थी। वो तब चंद साल यहां गुजारने आई थी और तब वो जैसे तलवार की एक धार पर नंगे पांव चल रही थी। वो सिकंदर उस्मान का ख्याल रखते हुए दिन रात सालार के लिए खौफसदा रहती थी और उसने सालार को ये नहीं बताया था, मगर उसने ये दुआ की थी तब कि अगर सिकंदर उस्मान की खिदमत के एवज उसे अल्लाह ने कोई सिला देना था तो वो सालार सिकंदर की जिंदगी और सेहतयाबी की शक्ल में दे दे। और आज 16 साल बाद उसे लगता था शायद ऐसा ही हुआ था। उसकी जिंदगी के वो 16 साल बाद बिला आखिर एक बार फिर से सालार और अपने बच्चों के साथ मुस्तकिल तौर पर अमेरिका जाकर रह सकती थी। बेशक वो अपने रब की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती थी। हशाम मुझसे मिलना चाहता है, अपने सामान की पैकिंग करते हुए हुमैन ने रईसा से कहा। वो भी अभी सिकंदर उस्मान के घर पर ही थी और चंद दिन उसे भी वहां ठहरना था। वो हुमैन को उसका कुछ सामान देने आई थी जब उसने अचानक उससे कहा था। वो शायद दादा की ताज़ियत के लिए मिलना चाहता होगा। वो एक लम्हा के लिए अटकी, फिर उसने रवानी से उससे कहा,
मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। हुमैन ने इसी तरह काम में मसरूफ होते हुए कहा। ताज़ियत के लिए वो तुमसे मिलता या बाबा से मिलता, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। तुम दोनों के दरमियान कुछ बातचीत होती है क्या? उसने अपने हमेशा के दो टोक और साफ गो अंदाज में रईसा से बैग की जिप बंद करते हुए पूछा था। रईसा चंद लम्हे सोचती रही। फिर उसने हुमैन से अपनी और हशाम की कुछ हफ्ते पहले होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू दोहराई थी। तो अब वो क्या चाहता है? हुमैन ने पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल किया था। कोई तबसरा नहीं। पता नहीं, शायद तुमसे कहेगा कि तुम मुझे मना लो। हुमैन ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो मुझसे ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें उसकी दूसरी बीवी बनने पर आमादा करूं। इतना अक्लमंद तो है वो कि ऐसा प्रपोजल मेरे पास लेकर ना आए। उसने कुछ सोचते हुए कहा। रईसा, तुम क्या चाहती हो? चंद लम्हे के बाद उसने दो टोक अंदाज में रईसा से पूछा। मेरी चॉइस का इशू नहीं है। वो कुछ बेदिली से मुस्कुराई। उसका मसला जेन्युइन है। तुमने ठीक कहा था, वो शाही खानदान है और उसके अपने कवायद व ज़वाबित हैं, अपनी सोच है। मुझे बहुत पहले ही इसमें नहीं पड़ना चाहिए था। हुमैन उसे देखता रहा। उसके सामने बैठी वो जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोलती जा रही थी, यूं जैसे अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। बादशाह बुज़दिल है, हुमैन ने मध्यम आवाज में उससे कहा। वो बात करते करते रुक गई। और बुज़दिल ना प्यार कर सकते हैं ना हुकूमत, न वादा निभा सकते हैं ना ताल्लुक। हुमैन ने जैसे उसे हशाम बिन सबा का मसला 4 जुमलों में समझाया था, जो वो समझने से गुरेजा थी। लोग प्यार के लिए तख्तो ताज ठुकराते हैं ना, तो वो ठुकराए। अगर बादशाह रहकर तुम्हें जिंदगी का साथी नहीं बना सकता तो बादशाहत छोड़ दे। रईसा हंस पड़ी। बादशाहत छोड़ दे? मेरे लिए? मैं इतनी कीमती नहीं हूं हुमैन कि कोई मेरे लिए बादशाहत छोड़ता फिरे। उसने बड़ी साफ गोई से कहा था। हो सकता है हो सकता है तुम्हें पता ना हो, और अगर वो तुम्हारी कदर कीमत पहचानने के काबिल नहीं है, वो दो टोक अंदाज में कह रहा था, तो हल मेरे पास है। अब देखते हैं उसकी समझ में आता है या नहीं। मैं वापस जाकर उससे मिलूंगा। हुमैन ने ऐलान करते हुए कहा। रईसा उसका चेहरा देखती रह गई। डॉक्टर एहसन साद आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि वो बता रहे थे कि उनके वालिद साहब बाबा के भी बड़े करीबी दोस्त थे। अब्दुल्ला ही बता रहा था कि वो और उनके वालिद दादा की ताज़ियत के लिए अमेरिका में आकर मिलेंगे बाबा से। इनाया चहलकदमी करते हुए कह रही थी। वो और जिब्रील लॉन में चहलकदमी कर रहे थे जब इनाया को अचानक अब्दुल्ला के जिक्र छिड़ जाने पर एहसन साद याद आया था, और उसके साथ होने वाली गुफ्तगू उसने जिब्रील से उसका जिक्र करना ज़रूरी समझा। एहसन साद का नाम ही जिब्रील को चौंकाने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो ये सुनकर ज़्यादा हैरान हुआ था कि जिस एहसन साद की वो बात कर रही थी, वो ना सिर्फ जिब्रील सिकंदर को जानता था, बल्कि उसके बाप सालार का करीबी दोस्त था। वो उलझा था। जिस एहसन से वो मिला था, उसने ऐसा कोई जिक्र या हवाला नहीं दिया था। उसे आयशा के साबका शौहर की तफसीलात का पता नहीं था, सिवाय उसके नाम, प्रोफेशन और स्टेट के। फौरी तौर पर वो ये समझ नहीं सका कि वही एहसन साद था या वो किसी और का जिक्र कर रही थी। ये बात कंफ्यूज कर रही थी। अब्दुल्ला तो बेहद इंस्पायर्ड है उससे कह रहा था निगाह के गवाहों में से एक वो एहसन साद का रखेगा। उसने तो एहसन साद को पीरो मुर्शद बनाया हुआ है, हर बात में उसका हवाला देता है। वो कहती जा रही थी और जिब्रील बेचैन होने लगा था। अब्दुल्ला इन्हीं के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुझे भी अच्छा लगा। वो जिक्र तो पहले भी अब्दुल्ला से सुनती रही थी, लेकिन मिलकर मुझे हैरानी हुई कि वो काफ़ी यंग है, बहुत बाइल्म है,
दीन के बारे में, और हाफिज़े कुरान भी है। ममासलत बढ़ती जा रही थी। जिब्रील अब बोले बगैर ना रह सका। शादीशुदा है। उसने ख्वाहिश की थी वो कोई और एहसन साद हो। नहीं, बस यही ट्रेजेडी हुई है उसके साथ। इनाया के जवाब ने जैसे उसका दिल निकाल कर रख दिया था। बीवी साइको और ख़राब कैरेक्टर की थी। किसी के साथ उसका अफेयर चलता रहा और एहसन साद बेचारे को पता ही नहीं था। फिर डाइवोर्स हो गई, लेकिन बीवी ने बच्चे की कस्टडी भी नहीं दी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस माजूर बच्चे को जान से मार दिया ताकि दोनों शादी कर सकें और बच्चे के नाम जो जायदाद थी वो उसे मिल जाए। एहसन ने केस किया था अपनी साबका बीवी के खिलाफ कत्ल का, तो उस औरत ने कुछ पैचअप करने की कोशिश में उस बच्चे के नाम जो जायदाद थी वो उसके नाम करके माफ़ी मांगी है। बहुत अच्छा इंसान है, वो कह रहा था माफ़ कर देगा। अब बेटा तो चला गया। इनाया बड़ी हमदर्दी के साथ वो तफसीलात सुना रही थी। तुम जानती हो वो बॉयफ्रेंड कौन है जिसने एहसन साद की बीवी के साथ मिलकर उसके बच्चे का कत्ल किया है? जिब्रील ने यकदम उसे टोका था। इनाया ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। जिब्रील का सवाल जितना अजीब था, उसका लहजा और तासुरात उससे ज्यादा अजीब। नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ? वैसे अब्दुल्ला एहसन साद से कह रहा था कि उसे अपनी साबिका बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को माफ नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है, इनाया ने रवानी में कहा, और जिब्रील के अगले जुमले ने उसका जहन जैसे भग से उड़ा दिया था। वो बॉयफ्रेंड मैं हूं, बेहद बेतासुर आवाज में जिब्रील ने उससे कहा था। और इनाया, मैं एरिक अब्दुल्ला से तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा। उसका अगला जुमला पहले से भी ज्यादा नाकाबिले यकीन था। सालार सिकंदर उस्मान के बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लाइट ऑन करके उसने सिकंदर उस्मान के बिस्तर को देखा। वहां अब कोई नहीं था। उसकी आंखों में हल्की नमी दौड़ी थी। कई साल से अब उसके और उनके दरमियान सिर्फ खामोशी का रिश्ता ही रह गया था। बातचीत नहीं होती थी। इसके बावजूद उसे उनके वजूद से एक अजीब सी तमानियत का एहसास होता था। मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें जाता हुआ नहीं देख सकता सालार, इसलिए बस यही दुआ करता हूं कि तुमसे पहले चला जाऊं। तुम्हारा दुख ना दिखाए अल्लाह किसी भी हालत में मुझे। सालार को लगा जैसे ये जुमले फिर उस कमरे में गूंजे थे। उन्होंने उसकी बीमारी के दौरान कई बार उससे ये बातें कही थीं और उनकी दुआ कबूल हो गई थी। वो सालार का दुख देख कर नहीं गए थे। क्या फर्क पड़ता है पापा, हर एक को जाना है दुनिया से। जिसका रोल खत्म हो जाए वो चला जाता है, सालार कई बार उन्हें जवाबन कहता था। जवान बेटे का गम अल्लाह किसी को न दिखाए सालार। वो रो पड़े थे और ये आंसू सालार ने उनकी आंखों में सिर्फ अपनी बीमारी की तशखीस के बाद देखना शुरू किए थे। वो और इमामा अब वहां से जाने वाले थे। वो कमरा और वो घर अब बेमकीन होने वाला था। वो 2 हफ्तों से वहां था और इससे ज्यादा नहीं ठहर सकता था। हुमैन पहले जा चुका था और अब जिब्रील और इनाया भी उसके पीछे चले जाते। फिर इमामा जो सबसे आखिर में वहां से जाती, और फिर पता नहीं उस घर में दोबारा कभी वो यूं इकट्ठे हो भी पाते या नहीं, और इकट्ठे होते भी तो भी पता नहीं कब। जिंदगी क्या शय है, कैसे हाथ से निकल जाती है। वक्त क्या शय है, रुकता है तो रुक ही जाता है, चलता है तो पहियों पर। मैं आप जैसा बाप कभी भी नहीं बन सका अपनी औलाद के लिए पापा। उसने मध्यम आवाज में वहां बैठे खुद कलामी की। मैं आप जैसा बेटा भी कभी नहीं बन सका, वो रुक कर दोबारा बोला। लेकिन मेरे बेटे आप जैसे बाप बने, और आप जैसे ही बेटे, मेरे जैसे नहीं। मेरी सिर्फ ये दुआ है,
उसने नम आंखों के साथ टेबल पर पड़े उनके ग्लासेस उठाकर छुए, फिर उन्हें टेबल पर रखकर दोबारा उठ गया। इमामा जिब्रील का चेहरा देखकर रह गई थी। उसे कुछ देर के लिए जैसे उसकी बात समझना मुश्किल हो गया था। उसने जो इनाया और अब्दुल्ला के हवाले से कहा, जो एहसन और अब्दुल्ला के हवाले से, और जो अपने और आयशा के हवाले से, वो सब कुछ अजीब अंदाज में उसके दिमाग में गड़बड़ हो गया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा जिब्रील, वो उससे कहे बगैर नहीं रह सकी। मम्मी, आई एम सॉरी। जिब्रील को बेख्तियार उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हुआ कि उसने मां को परेशान और हवास बाख्ता कर दिया था। जिंदगी में पहली बार मां से किसी लड़की के हवाले से अपने किसी अफेयर की बात कर रहा था, वो भी एक ऐसा मामला जिसमें उस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। आयशा आबिदीन कौन थी? इमामा ने जिंदगी में कभी उसका नाम नहीं सुना था, और जिब्रील पर क्यों उसके साथ मुलव्वस होने का इल्ज़ाम एक ऐसा शख्स लगा रहा था जो उसके होने वाले दामाद के लिए इंस्पायरेशन की हैसियत रखता था? और जिब्रील क्यों इनाया की शादी अब्दुल्ला के साथ करने के अचानक खिलाफ हो गया था, जबकि वही था जो माजी में हमेशा इमामा को अब्दुल्ला के हक में कायल करने की कोशिश करता रहा था। मैं ये सब आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसके अलावा और कोई हल मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो शर्मिंदा ज्यादा था या परेशान, अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन इस सब में इनाया और अब्दुल्ला का क्या कसूर है? मम्मी, अगर वो उस शख्स के जेरे असर है तो वो बीवी के साथ रवैये के लिहाज से भी होगा। जो कुछ मैंने एहसन साद को आयशा के साथ करते देखा है, वो मैं अपनी बहन के साथ होते नहीं देख सकता। जिब्रील ने गैर मुबहम लहजे में कहा। तुमने इनाया से बात की है? इमामा ने बेहद तशवीश से उससे पूछा। हाँ, मैंने की है, और वो बहुत अपसेट हुई, लेकिन उसने जिब्रील को कभी इस तरह परेशान और इस तरह किसी मामले पर स्टैंड लेते नहीं देखा था। इतने महीने से आयशा आबिदीन का मसला चल रहा है, तुमने पहले कभी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। वो बेहद संगीन इल्जामात थे जो जिब्रील पर किसी ने लगाए थे, और अपनी औलाद पर अंधा एतमाद होने के बावजूद इमामा हिल कर रह गई थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी औलाद के हवाले से ऐसी किसी बात का सुनना पड़ रहा था, वो भी जिब्रील के बारे में। हुमैन के हवाले से कोई बात सुनती तो शायद फिर भी उसके लिए गैर मतवक्को ना होती, वो हुमैन से कुछ भी तवक्को कर सकती थी, लेकिन जिब्रील, बताने के लिए कोई बात थी ही नहीं। मम्मी, जिब्रील ने जैसे सफाई देने की कोशिश की। एक दोस्त की बहन है वो, दोस्त ने उसकी मदद करने के लिए कहा, और मैं इसलिए कंसिडरेट था क्योंकि मुझे लगा ऑपरेशन में कुछ गलती हुई है डॉक्टर वीजल से। अगरचा इसमें मेरा कसूर नहीं था, फिर भी मैं उससे हमदर्दी कर रहा था। मुझे ये थोड़ी पता था कि एक साइको आखिर खामखा में मुझे अपनी एक्स वाइफ के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो कहता जा रहा था, दैट मैन इज। जिब्रील कहते कहते रुक गया, यूं जैसे उसके पास एहसन साद को बयान करने के लिए अल्फाज ही ना रहे हों। तुम्हारे पापा से बात करनी होगी हमें, इतना बड़ा फैसला हम खुद नहीं कर सकते। इमामा ने उसकी बात खत्म होने के बाद कहा, फैसला बड़ा हो या छोटा मम्मी, मैं इनाया की अब्दुल्ला से शादी नहीं होने दूंगा। जिब्रील ने शायद जिंदगी में पहली बार इमामा से किसी बात पर जिद की थी। किसी दूसरे के जुर्म की सजा हम अब्दुल्ला को तो नहीं दे सकते जिब्रील। इमामा ने मध्यम आवाज में उसे समझाने की कोशिश की। अब्दुल्ला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनाया है। मैं रिस्क नहीं ले सकता, और ना ही आपको लेना चाहिए। वो मां को जैसे खबरदार कर रहा था, और इमामा अब वाकई परेशान होने लगी थी। तुम्हारे बाबा जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर फैसला होगा, और तुम ठीक कहते हो, हम इनाया के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते।
लेकिन हम अब्दुल्ला की बात सुने बगैर इस तरह से कतई ताल्लुक भी नहीं कर सकते। इमामा ने कहा, अब्दुल्ला से एक बार बात करनी चाहिए। जिब्रील कुछ नाखुश होकर उठकर जाने के लिए खड़ा हो गया था। वो दरवाजे के करीब पहुंचा। जब इमामा ने उसे पुकारा, वो पलटा। एक बात पूरी ईमानदारी से बताना मुझे। वो मां के सवाल और अंदाज दोनों पर हैरान हुआ था। जी, तुम आयशा आबदीन को पसंद करते हो? जिब्रील हिल नहीं सका। हुमैन सिकंदर से हशाम मुतासिर ज्यादा था या मरूब, उसे कभी अंदाजा नहीं हुआ था, मगर वो उससे जलन महसूस कर रहा था। उसके बारे में उसे शुबा नहीं था। रईसा से मिलने और उसकी फैमिली के बारे में जानने से भी पहले वो हुमैन सिकंदर के बारे में जानता था। अपने तकरीबन हम उम्र उस नौजवान के बारे में वो इतना ही तजस्सुस रखता था जितना बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी शख्स। हशाम का बाप अमेरिका में सफारतकारी के दौरान भी बहुत सारी कंपनीज चला रहा था, और इन कंपनीज में से कुछ का वास्ता हुमैन सिकंदर की कंपनीज से भी पड़ता था। वो खुद हुमैन से रईसा से मुतारिफ होने से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उसका बाप मिल चुका था और उसका मद्दाह था। अपनी जिंदगी की दूसरी दिहाई के अवाइल में वो जिन बिजनेस टाइकॉन्स से डील कर रहा था, वो उम्र में उससे 2 गुना नहीं 4 गुना बड़े थे। इसके बावजूद हुमैन सिकंदर की बिजनेस और फाइनेंस की समझ बूझ पर कोई सवाल नहीं करता था। वो बोलता था तो लोग सुनते थे, बयान जारी करता था तो उस पर तबसरे आते थे, प्रोडक्ट प्लान देता था तो ये मुमकिन नहीं था कि वो मार्केट में नोटिस ना हो, वो बिजनेस मैनेज करता था तो ये मुमकिन नहीं था कि अपनी नाकामी से 2-4 हो। और इस हुमैन सिकंदर से मुतासिर होने वालों में एक हशाम भी था, मुतासिर भी, मरहूब भी, लेकिन उससे रकाबत का जज्बा उसने रईसा की वजह से रखना शुरू किया। वो लड़की जिस पर हशाम जान छिड़कता था, वो सिर्फ एक शख्स पर अंधा एतमाद करती थी, सिर्फ एक शख्स का हवाला बार बार देती थी, और बदकिस्मती से वो शख्स वो था जिससे हशाम पहले ही मरूब था। फिर रकाबत के अलावा कोई और जज्बा हशाम अपने दिल में महसूस कर ही नहीं सकता था। ये जानने के बावजूद कि रईसा उसे सिर्फ एक दोस्त और भाई समझती थी, और ये जानने के बावजूद कि हुमैन के भी रईसा के लिए एहसासात ऐसे ही थे। वो रईसा से मुतारिफ होने के बाद हुमैन से चंद बार सरसरी तौर पर मिल चुका था, मगर यह पहला मौका था जब वो उससे तन्हाई में मिलने जा रहा था, और वो भी उसके घर पर। वो अब बहरीन का वली अहद ना होता तो उस शख्स से मिलने के लिए जाते हुए बेहद एहसास कमतरी का शिकार हो रहा होता। हुमैन सिकंदर की कामयाबी और जहानत किसी को भी इस एहसास से दो चार कर सकती थी। न्यूयॉर्क के एक महंगे तरीन इलाके में 57 मंजिला इमारत की छत पर बने इस पेंट हाउस में हुमैन सिकंदर ने बेहद गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया था। इसके साथ अब साए की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड उस इमारत के अंदर नहीं आ सकते थे, क्योंकि एंट्रेंस पर विजिटर्स में सिर्फ हशाम का नाम था, वली अहद या शाही खानदान के अलकाबात के बगैर। इन चंद महीनों में पहली बार हिज रॉयल हाइनेस सिर्फ हशाम बिन सबा के तौर पर पुकारे गए थे। उसे बुरा नहीं लगा, सिर्फ अजीब लगा। वो नाम उसके पेंट हाउस के दरवाजे पर अंदर दाखले के वक्त हुमैन ने और भी छोटा कर दिया था। मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो हशाम, उससे मुसाफा करते हुए स्याह ट्राउजर और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस हुमैन सिकंदर ने कहा। वो इतवार का दिन था और वो लंच के बाद मिल रहे थे। वो दुनिया के अमीर तरीन नौजवानों में से एक के घर पर था, और हशाम का ख्याल था इस पेंट हाउस में भी वही सब इल्जामात होंगे जो वो अपने खानदानी महल्लात और अपने सोशल सर्कल में देखता आया था। पुरताइश रिहाइश का, जहां पर दुनिया की हर आसाइश होगी, हर तरह के लवाजमात के साथ, बेहतरीन इंटीरियर, फर्नीचर, शो पीसेस,
बार्स और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शराब। उसका ख्याल था न्यूयॉर्क के इस महंगे तरीन इलाके में, इस पेंट हाउस में हुमैन सिकंदर ने एक दुनियावी जन्नत बसा रखी होगी, क्योंकि हशाम ऐसी ही जन्नतें देखता आया था। हुमैन सिकंदर के इस पेंट हाउस में कुछ भी नहीं था, बहुत मुख्तसर, तकरीबन ना होने के बराबर फर्नीचर, दीवारों पर चंद कैलीग्राफी के शाहकार और किचन काउंटर पर एक राहल में खुला कुरान पाक, जिसके करीब पानी का एक गिलास और कॉफी का एक मग था। हशाम बिन सबा रोब में आया था, उस शख्स के जिससे वो मिल रहा था, जिसे बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया का गुरु नहीं जिन माना जाता था, और जिसके करोड़ों रुपए के इस पेंट हाउस में भी रखी जाने वाली नुमाया चीज कुरान पाक था। वो सालार सिकंदर का चश्मो चराग था। ये मेरे दादा का दिया हुआ कुरान पाक है, इसे हमेशा साथ रखता हूं मैं। घर पर था, फुर्सत भी तो तुम्हारे आने से पहले पढ़ रहा था। हुमैन ने रहल पर रखे कुरान पाक को बंद करते हुए कहा, बैठो। उसने काउंटर के करीब पड़े किचन स्टूल्स की बजाय लाउंज में बड़े सोफों की तरफ इशारा करते हुए हशाम से कहा। वो पूरा पेंट हाउस इस वक्त धूप से चमक रहा था। सफेद इंटीरियर में ग्लास से छन छन कर आती हुई रोशनी की किरणें इन सोफों तक भी आ रही थीं, जिन पर अब वो बैठे हुए थे। हशाम बिन सबा शाही महल के तख्त पर बैठकर आया था, मगर अपने सामने सोफे पर टांग रखकर बैठे हुए शख्स के जैसा तमतराक उसने कभी नहीं देखा था। बात का आगाज मुश्किल तरीन था, और बात का आगाज हुमैन ने किया था, उसे चाय कॉफी की ऑफर के साथ। कॉफी? उसने जवाबन ऑफर कबूल करते हुए कहा। हुमैन उठकर अब सामने किचन एरिया में कॉफी मेकर से कॉफी बनाने लगा। रईसा से तुम्हारा बहुत जिक्र सुना है मैंने, और हमेशा अच्छा। वो कॉफी बनाते हुए उससे कह रहा था। मैंने भी। हशाम कहे बगैर नहीं रह सका। हुमैन काफी उंडेलते हुए मुस्कुराया और उसने कहा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो अब कॉफी के मग और कुकीज की एक प्लेट एक ट्रे में रखे वापस आकर बैठ गया था। हशाम ने कुछ कहे बगैर कॉफी का मग उठाया। हुमैन ने एक कुकी। तुम मुझसे मिलना चाहते थे। कुकी को खाना शुरू करने से पहले उसने जैसे हशाम को याद दिलाया। हाँ, हशाम को एकदम कॉफी पीना मुश्किल लगने लगा था। जिस मसले के लिए वो वहां आया था, वो मसला फिर गले के फंदे की तरह याद आया था। मैं रईसा से बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं। उसने इस जुमले से आगाज किया, जिस जुमले से वो आगाज करना नहीं चाहता था। गुड। हुमैन ने बेहद इत्मीनान से जैसे कुकी को निगलने से पहले यूं कहा जैसे वो उसका चेस का स्कोर था। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हशाम ने अगला जुमला अदा किया। उसे अपना आप अजीब जुगद महसूस हो रहा था उस वक्त। मैं जानता हूं। हुमैन ने कॉफी का पहला घूंट लेते हुए कहा, मगर सवाल यह है कि ये करोगे कैसे? उसने जैसे हशाम की मदद करते हुए कहा। वो उसे सीधा इस मौजू पर बात करने के लिए ले आया था, जिस पर बात करने के लिए वो आया था। हशाम अगले कई लम्हे उसकी आंखों में आंखें डाले देखता रहा, यहां तक कि हुमैन को उस पर तरस आने लगा था। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हशाम ने यकदम उससे पूछा। हुमैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं जो करता वो तुम करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते, हुमैन ने जवाबन कहा। हशाम को अजीब सी हतक महसूस हुई। वो उसे चैलेंज कर रहा था। तुम बताए बगैर मुझे जज नहीं कर सकते, उसने हुमैन से कहा। ठीक है, बता देता हूं, हुमैन ने कॉफी का कप रखते हुए कहा। रईसा को छोड़ देने के अलावा कोई भी हल बता दो मुझे मेरे मसले का। पता नहीं उसे क्या वहम हुआ था कि हुमैन के बोलने से पहले वो एक बार फिर बोल उठा था। हुमैन इस बार मुस्कुराया नहीं, सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो, उसने बात अधूरी छोड़ दी।